इटावा लायन सफारी में हम आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा आसपास का इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़, और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको उनकी ओर से पूरा किया गया है। और यकीनन बेहद खूबसूरत ये जगह, लेकिन इस जगह के जरिए क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और थोड़ा आगे चलेंगे अखिलेश जी। हम सब ने देखा कि रथ यात्रा किस तरह से आपकी चल रही है, लेकिन अब आपकी साइकिल पर सवारी 2012 में इसी साइकिल पर सवार होकर आपने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। 22 में 22 किल, कितनी तेजी से दौड़ रही है आपकी साइकिल? अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं, मुझे लगता है कि साइकिल की रफ्तार बहुत बड़ी है। और जैसे चुनाव करीब आएगा, उत्तर प्रदेश में आप साइकिल की रफ्तार देखेंगे। आज लोग याद कर रहे हैं कि पुरानी सरकार में जो काम हुए थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां पर एम्बुलेंसेस दी गई थी, हॉस्पिटल्स बन रहे थे, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, कैंसर इंस्टीट्यूट बन रही थी, एम्स के लिए जगह दी जा रही थी। दूसरा, एजुकेशन के क्षेत्र में जो बदलाव लाने की कोशिश की गई थी, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, उसमें भी लगातार काम चल रहा था। पुलिस को लेकर के स्ट्रक्चरल चेंज क्या ला सकते हैं कि पुलिस का एक रिस्पांस सिस्टम बेटर कैसे हो। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को न्यूयॉर्क भेजा गया, ह्यूस्टन भेजा गया, सिंगापुर भेजा गया, और वो देख कर क्या है कि आखिरकार वहाँ का कंट्रोल सिस्टम पुलिस का कैसे चलता है। उसके बाद डिजाइन हुआ यूपी का, और लखनऊ में सबसे बड़ा सेंटर बना, एक स्ट्रक्चरल चेंज दिखाया। बेटियों के लिए कन्या विद्याधन मिल रहा था, लैपटॉप मिल रहा था, 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिल रही थी, ऑनलाइन उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू जा रहा था। मुझे खुशी है उस समय कि 12 के बाद से लेकर के 17 तक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बैंक्स की ब्रांचेस खुली, एटीएम मशीन्स लगी, और दिल्ली की सरकार ने भी ये तारीफ की कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों ने अकाउंट खोला। और सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और जो हमारी लाभकारी योजनाएं थी, उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का लाभ उठाया और सीधा अकाउंट में भेजने का काम शुरू हुआ। जो बातें आप गिना रहे हैं, बीजेपी का भी इसी तरह का दावा है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहेंगे, जरा इसके बारे में बताइए। आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको आपने पूरा किया, ये शेर जिसको लेकर 2014-13 में हम सब ने देखा था, गुजरात और यूपी में एक अलग तरह की लड़ाई भी छिड़ी हुई थी। ये लाइन सफारी है और एनिमल सफारी है, क्योंकि ये जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थी। मुझे याद है कि नेताजी जब अपनी सरकार में थे, उन्होंने तय किया था कि यहाँ पर सफारी बनाई जाएगी। उस समय सरकार बहुत दिन नहीं रही, सफारी नहीं बन पाई। समाजवादी की सरकार जब दोबारा बनी, उस समय इसका प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। एनिमल सफारी भी बनी, साथ ही में लाइन सफारी बनी। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इटावा में, और एस्थेटिक लाइन्स के लेकर के जो रिसर्च होती थी, जो काम होता था, जो संरक्षण होने का काम हुआ, वो इटावा में हुआ। और इसके लिए जहां हमने एक्सपर्ट को शामिल किया, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, और उनको जरूरत ये थी कि बाहर के भी एक्सपर्ट उनको मदद करें, तो वो भी कोशिश की गई। उसके बाद ये लाइन सफारी क्रिएट हुई, एनिमल सफारी क्रिएट हुई। ये सामने जगह है, मैं और नेताजी खुद आए थे। अच्छा। और नेताजी ने यहाँ पर पेड़ लगाए थे। उस समय 1000 एकड़ में प्लांटेशन हुई थी, और मुझे खुशी है इस बात की कि 1000 एकड़ में जो पेड़ लगे थे, कोई पेड़ खराब नहीं हुआ। आज पेड़ों की जगह वो जंगल दिखाई दे रहा है। 1,34,000 के लगभग एक साथ पेड़ लगाए गए थे। ठीक है, हम चलेंगे आगे। आपको बता दें कि इस लायन सफारी में अभी 19 शेर हैं, जिनमें से 9 की ब्रीडिंग यहीं पर हुई है। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और साइकिल पर सवारी, अखिलेश यादव का दावा है कि बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है इस वक्त इनकी साइकिल। ये तमाम कामकाज आपकी ओर से गिनाए जा रहे हैं। 2012 से 17 तक आपने बहुत सारे काम भी किए, जिसमें इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लगातार समाजवादी सरकार सामने रखती है। लेकिन 2017 में आपके ही गढ़ में आपको बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी से मिली थी। तो उस चुनौती से निपटने का, उससे पार पाने का इस बार क्या तरीका अख्तियार किया है आपने? लोगों को उम्मीद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बड़े पैमाने पर काम होगा, और जो सपने दिखाए गए थे उस समय, जो वादे किए गए थे, आज जनता स्वीकार कर रही है कि वो वादे सब जुमले निकले। और एक एक जुमला जो था, उस समय लोगों को सपना लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो काम पूरे होंगे। लेकिन आज पीछे मुड़कर के जब लोग देखते हैं तो पाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, जो फसल यहाँ की उसकी कीमत नहीं मिल रही है। बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी और रोजगार की बात की गई थी, आज उन्हें नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ी है,
महंगाई का कोई जवाब सरकार के पास नहीं है, और क्योंकि हम इटावा में हैं, इटावा को ये उम्मीद थी कि बीजेपी के आने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा काम होंगे, लेकिन जिस तरीके का धोखा मिला है जनता को, यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ा सकते थे, उसके लिए बजट का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन उन प्रोजेक्टों को भी पूरा नहीं किया, लेकिन वो जिस आधे अधूरे छोड़ दिए कर रहे हैं, आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं, मैं इस पर आऊंगी। लेकिन ये यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, लायंस सफारी के अंदर हम चल रहे हैं इस वक्त। स्पेनिश टीम आपने बुलाई थी, विदेशों से टीम ने आकर इसको बनाया था, जरा उसके बारे में बताइए, किस तरह से आप उनके संपर्क में आए और इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया? क्योंकि इसको थीम देना था, तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने कोई एक स्कल्पचर था जो इस तरह का काम करते हैं, जो थीम के लिए काम करते हैं, उसको लेकर के आए थे, और इत्तेफाक से जो काम करने वाला बंदा था वो स्पेन का था, और दिल्ली में कई काम उन्होंने किए थे। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों ने फैसला लिया कि इसको एक थीम दिया जाएगा, और क्योंकि ये लाइन सफारी और एनिमल सफारी बन रही है, और इसका इम्प्रेशन जो हो वो इम्प्रेशन कम से कम लोगों के दिमाग और दिल दिमाग में ये जाए कि जब बनकर के तैयार हो तो लोगों को लगे कि हाँ ये एनिमल से जुड़ी हो और इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन कुछ चीज़ों से मिलता जुलता हो। तो उसने रिसर्च कर करके और ये इस तरह का डिज़ाइन किया है कि जब आप यहाँ आते हैं तो लगता है कि न जाने कितने साल पुरानी चीज़ ये बनी हुई है, और हालांकि ये बनी सब नई चीज़ है, ये सब आरसीसी पे उसने काम किया है, और ये आरसीसी को जो काटने का काम हुआ है वो किसी छेनी हथौड़े से नहीं काटा गया, वो पानी जो पानी था उससे पानी से काट करके डिजाइन लाने का काम किया, पानी से काट कर इसको डिजाइन किया गया है। जो डिजाइन हुई है हाँ। वो कारीगर जो लोग हैं वो इसको जानते हैं, और जो लाइन या काटने का काम हुआ है, इस शेप देने का जो काम हुआ है वो हुआ है पानी के को लेकर, जो प्रेशर से पानी डालते हैं उससे उसने डिजाइन किया ये सब। ठीक है। बीजेपी एक विकास मॉडल के तौर पर वाराणसी को आगे रख रही है। उसने बताया कि देखिए बनारस में हमने कितना विकास कर दिया है। अगर अखिलेश यादव को एग्जाम्पल के तौर पर कुछ रखना हो देश के सामने तो क्या गिनाएंगे आप? मैं ये कह सकता हूँ पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बलिया में बिहार को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा पुल बना है। बलिया में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी थी। बलिया में चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था। गाजीपुर को हाईवे दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया है, वहाँ पर मंडी बननी थी। गाजीपुर शहर को अर्बन प्लानिंग के तहत वहाँ की बिजली अंडरग्राउंड हो जाए, वहाँ की सड़कें बेहतर हो जाए, वो काम दिया है। वाराणसी में वर्णा नदी पर काम दिया। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज दिया। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज दिया। एग्रीकल्चर के लिए कॉलेज दिए। वहाँ पर तमाम फोर लेनिंग सड़कों को जोड़ने का काम हुआ। आजमगढ़ से मऊ फोर लेन सड़क बनाई गई। आजमगढ़ से जौनपुर फोर लेन सड़क बनाई गई। आजमगढ़ से इलाहाबाद फोर लेन सड़क बनाई गई। अगर आप प्रतापगढ़ में आते हैं तो कई ट्रामा सेंटर दिए हैं। पूरा पूर्वांचल गिना रहे हैं आप, और पूर्वांचल पर ही सबसे ज्यादा फोकस है बीजेपी का। इलाहाबाद से कौसाम्बी बनाई है। आपके जो गोरखपुर में जू बना है वो मायावती जी के समय पर शुरू हुआ था, और उसका बजट देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ है। जू दिया वहाँ पर। तालाब की शुरुआत क्योंकि केंद्र सरकार में काम शुरू हुआ था, उस काम को अगर किसी ने बढ़ाया तो समाजवादी सरकार में बढ़ा है। जू में जो शेर गए और शेरों को रख रखाव का इंतजाम किया गया था वो यहीं पर किया गया था, इटावा में। इसके बाद गोरखपुर में शिफ्ट किए गए थे वो शेरों को लेकर भी तो अलग तरह का झगड़ा। अयोध्या में आ जाऊं। अयोध्या अम्बेडकर नगर में एनटीपीसी का 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया है। बुनकरों को फिक्स रेट बिजली मिलती थी। इतने सारे काम आप गिना रहे हैं, मतलब एक सांस में पूरा का पूरा काम आप गिनाते जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर फिर खुद को भी धार्मिक बताने की क्या जरूरत है? हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और फोटो ट्वीट करते हैं बजरंगबली के आशीर्वाद लेते हुए। क्योंकि जिस समय मैं रथ यात्रा शुरू कर रहा था रायबरेली में, उस मंदिर के पुजारी बाहर आ गए और उन्होंने जिद की इस बात की कि मंदिर में आए। तो जब पुजारी अगर बुला रहे हो तो आप मना नहीं कर सकते। तो मैं गया मंदिर में और भगवान और बजरंगबली जी का आशीर्वाद लिया, और फिर मैंने रायबरेली की यात्रा शुरू की। अच्छा,
मतलब उसका डायरेक्टली राजनीति और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। पंडित जी ने बुलाया तो आप दर्शन करने के लिए जारी पहुंच थे, गए उन्होंने वहां पर। बुलाया। और ये कोई पहली बार पूजा नहीं कर रहा हूँ। पूजा हमारे व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। मैं घर में क्या पूजा करता हूँ, कोई क्या पूजा करता है, किस भगवान को पूजता है, कौन किस देवी की व्रत रखता है, ये सबका व्यक्तिगत है। लेकिन पॉलिटिक्स में सड़क अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और अच्छे आज के समय पर और आज के समय के हिसाब से पढ़ाई वैसी होगी कि नहीं होगी, आपके बिजली का इंतजाम होगा कि नहीं होगा, सस्ती बिजली होगी कि नहीं होगी, ये बड़े सवाल हैं। नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़े सवाल हैं। अगर आप ये इन सारे सवालों को कामकाज एड्रेस गिना रहे नहीं हैं। करेंगे। हाँ, लेकिन 2017 के समय भी हमने देखा था कि आपने बहुत सारे अपने कामकाज गिनाए थे, लेकिन 47 सीटों 50 के अंदर समाजवादी पार्टी सिमट गई थी। थोड़ा आगे चलेंगे हम। दाहिनी तरफ यमुना नदी है, पूरा का पूरा ये इलाका कभी बेहड़ वाला हुआ करता था, डकैतों का कब्जा था, अलग तरह की यहाँ पर स्थिति थी, लेकिन अब पूरी तरह से परिवेश यहाँ का बदल चुका है। तो आप लोगों ने किस तरह से इस सोच को यहाँ पर डेवलप किया कि इस सोच को उतारा जाए और इस इलाके को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि इटावा में कोई ऐसी जगह नहीं थी लोग जहाँ जा करके एक दूसरे के साथ कुछ समय गुजार सकें। कम से कम ये जगह जहाँ एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर हैं, कि जो यहाँ प्लांटेशन हुई वो क्वालिटी प्लांटेशन है, और यहाँ पर जो जानवर रखे गए हैं उनको पूरी देखभाल के साथ रखे गए हैं, और वो कोई पिंजड़े में नहीं है, वो खुले हैं, इसीलिए सफारी है। तो इटावा के टूरिज्म, इटावा को मैप में लाने के लिए, और क्योंकि आगरा बहुत करीब शहर है जहाँ बड़े पैमाने में टूरिस्ट आते हैं, तो जो इस तरह के टूरिस्ट है वो कुछ चीजें मिस कर रहे थे, कुछ चीजें। एनवायरमेंट, इको टूरिज्म जो नया सब्जेक्ट आया है, मुझे याद है मैंने ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके साथ यूपी का टाई अप किया, और 3 बार इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल इसी इलाके में हुआ। तो मेरी कोशिश थी कि जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो टूरिज्म आ सकता है उसको भी बढ़ावा दिया जाए, और आगरा में, मथुरा में बड़े पैमाने पे देश और दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। अगर उनको ये पता लगेगा कि यहाँ लाइन सफारी है, एनिमल सफारी है, तो जो एनिमल्स के प्रति जिनको लगाव है, जो जानना और समझना चाहते हैं, जिन्हें एनिमल्स को करीब से देखना है, वो यहाँ आ सकेंगे। इसलिए ये क्रिएट किया कि इटावा के लिए ये बड़ी चीज हो, क्योंकि इस इलाके की जो पहचान थी वो डाकुओं से पहचान थी। बिल्कुल। और इस इलाके में बड़े डाकू रहे। अगर हम इस बेल्ट में चले जाएं, यमुना है और आगे जाकर के चंबल है, तो इस इलाके में न जाने कितने घर के लोग ऐसे होंगे जो बता सकेंगे कि एक जमाने में यहाँ डाकुओं का इलाका था। लेकिन आज डाकुओं से पहचान नहीं है इटावा की या चंबल की या यमुना की, आज पहचान लाइन से है। क्योंकि पहली बार देश में ऐसा हुआ होगा गुजरात के बाद एस्थेटिक लाइंस की ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर बना हो। गुजरात से ही सीखा है आपने? गुजरात से नहीं सीखा, गुजरात से शेर आए थे, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम था। हम कोई जानवर ले नहीं सकते हैं। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी के कानून ये कहते हैं, एक्ट ये कहता है कि कुछ जानवर अगर आप लेंगे तो कुछ जानवर आपको देने पड़ेंगे। तो वो बहस लंबी थी, क्योंकि वहां से शेर आए थे, यहाँ से लकड़बग्गे गए थे, तो वो बहस उस समय हुई थी उस इलेक्शन में। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार में इतना प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो गया। आज इटावा के लोग कह सकते हैं कि उनकी पहचान जो पहली थी, जो पहले किसी तरीके से कहा जाता था, वो अब नहीं, अब लायन सफारी भी पहचान बना रही है। पहचान बदलने का काम किया आपने बेसिकली इस पूरे के पूरे इलाके का। अब मैं आ जाती हूँ मौजूदा राजनीति में। आपसे मैं जानना चाहूंगी, कामकाज आप 2017 में भी गिना रहे थे, और कामकाज लगातार एक सांस में आपने फहरिस्त याद करके रखी है, वो पूरा बता दे रहे हैं। कामकाज के आधार पर उत्तर प्रदेश में वोट मिलते हैं, ये मानसिकता क्या आज भी है? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जहां पर धर्म और जाति हावी हो जाती है, वहां पर तस्वीर कुछ और हो जाती है। स्वाभाविक है, ये बहस हमेशा चलेगी। कि जाति से वोट मिलेगा, कि धर्म से वोट मिलेगा, कि आपका विकास काम आएगा। लेकिन जो बात सच्चाई है वो ये है कि लोग विकास चाहते हैं। एक बार का ध्यान तो हट सकता है जात और धर्म से, क्योंकि वो मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री बोले उसको, कि पार्टियां कैसे गठबंधन कर रही हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और विकास चाहती है, और इसलिए विकास चाहती है। कोरोना के समय पे उन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोते हुए देखा है। वो भागते रहे दवाई के लिए, वो भागते रहे बिस्तर के लिए। तमाम लोगों की जान इसलिए चली गई कि समय पे ऑक्सीजन नहीं मिली। अगर ये इंतजाम होते, हॉस्पिटल्स होते, तो शायद बहुतों की जान बच जाती। दूसरा, एक्सप्रेस वे पे लोग चले नहीं थे। जिस समय समाजवादी सरकार ने उद्घाटन किया था,
उसमें बहुत सारे लोग नहीं चल पाए थे। आज लोग चल रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हाँ, अगर सड़कें बने तो ऐसी बने। उद्घाटन होने में देरी हो गई थी इस वजह से, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और प्रोजेक्ट को शुरू करने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट कई मॉडल्स पे बनाया था अधिकारियों ने। उस समय बैंक सपोर्ट नहीं कर रही थी, लोन नहीं मिल पा रहा था, पीपीपी मॉडल सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए तमाम मॉडलों की जो फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा कर करके इस हाईवे को ईपीसी मॉडल पे बनाया, जिससे कि स्टेट बजट का पैसा दिया। लेकिन एक और चीज है, अभी बीजेपी जितनी भी चीजों का शिलान्यास, जो काम कंप्लीट हो रहे हैं, उद्घाटन करने के लिए पीएम आ रहे हैं, अखिलेश जी का तुरंत या तो ट्वीट आता है या वो मीडिया कैमरे के सामने आ जाते हैं कि भैया ये तो हमने बनवाया था। मतलब ये श्रेय लेने की पूरी कोशिश भी चल रही है। नहीं, श्रेय लेने की नहीं है। विश्वास काशी कॉरिडोर हो, इसके अलावा सरयू को लेकर हो, जहां जहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं, पीछे पीछे से अखिलेश जी के ट्वीट पहुंच जा रहे हैं या उनके बयान पहुंच जा रहे हैं। मैं आगे की बात बता दूं जो होने जा रहा है। मुझे सुनने में ये आया है कि अमूल का प्लांट लगने जा रहा है वाराणसी में। अब मुझे याद है जिस समय अमूल के जो डायरेक्टर थे वो मुझसे मिले थे आकर के, और उन्होंने जगह मांगी थी मुझसे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जहां जगह चाहें मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट चाहता हूं। तो उस समय 3 जगह के लिए एमओयू हुआ था और 3 जगह यूपीसीआईडीसी की जगह देने की स्वीकार किया गया था कि यूपीसीआईडीसी जमीन देगा या सरकार जमीन उपलब्ध कराएगा। तो मुझे याद है कि मैंने कानपुर देहात में भोगनीपुर में एक प्लांट लगवाया 5 लाख लीटर का प्रोक्योरमेंट का, वो लग करके चल रहा है, तैयारी है उसकी, चल रहा है वो अभी। दूसरा लखनऊ में लगवाया जो समाजी सरकार में पूरा हुआ। हालांकि उद्घाटन हम लोग नहीं कर पाए, उद्घाटन वाली सरकार ने उद्घाटन किया उसका। तीसरा जो प्लांट के लिए वादा हुआ था, एमओयू हुआ था, बातचीत करने, वो वाराणसी के लिए था। मैं ये जानना चाहता हूँ जो समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था 5 साल किस वजह से आपने खराब किए, अब जाकर के शिलान्यास कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको भी आप अभी से मतलब तैयारी हो गई है? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, सवाल ये नहीं है, सवाल बीजेपी क्या कहती है, सवाल वो नहीं है। सरकार के समय पर क्या फैसला लिया गया था, क्या अमूल के लोग ये बताएंगे क्या ये 3 प्लांट लगाने का फैसला नहीं लिया गया था? मेरी ना मानिए, बीजेपी की मत मानिए, अमूल के लोग बताएं। कोई काम नहीं किया है, वो तो पूर्वांचल में इतना ज्यादा फोकस है उनका। मैं कहता हूं इटावा में क्या काम किया, मैं कहता हूं इटावा में क्या काम किया, वो अपना काम बताएं। इटावा में क्या किया? सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यह है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन्स से जोड़ा जाए। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन्स। मुझे ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल की सरकार में वो सैकड़ों गिना तो रहे हैं अपने। नहीं, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कौन सी 4 लेन? एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हेड खोला गया था जिससे डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाए 4 लेन सड़क से। मैं जानना चाहता हूँ कितने काम उन्होंने नए तय किए, किस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम किया। दूसरी बात है, जरूर एक्सप्रेसवे बनाए हैं, लेकिन क्या ये समाजवादी पार्टी के समय पे लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ? क्या उस समय बजट नहीं दिया गया? क्या अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का नहीं था? क्या डॉक्यूमेंट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार किए गए? क्या एलओआई के लिए मुझे वेट करना पड़ा था? और अभी जो मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कानपुर का उद्घाटन होना है, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। मुझे याद है, लेकिन आपने श्रेय ले लिया। नहीं, श्रेय नहीं ले रहा हूं मैं श्रेय नहीं ले रहा हूं, जो सच्चाई वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसका शिलान्यास उस समय के सांसद आदरणीय मुरली मनोहर जोशी साहब ने किया था। उस समय जो केंद्र में मंत्री थे आदरणीय वेंकैया नायडू जी, वो मंत्री थे और सरकार समाजवादी पार्टी की थी। पहले बजट में 50 करोड़ रुपए दिए गए थे। पूरा अलाइनमेंट उसका कहां से गुजरेगी, क्या क्या बनेगी, इन्होंने काम रोका। अगर इसी सरकार ने बनाया है, अगर इसी सरकार की वो मेट्रो में एक बार को मान लूं कि इन्होंने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, हाँ इन्होंने काम आगे बढ़ाई, मैं स्वीकार करता हूं। मैं जानना चाहता हूं, लखनऊ की मेट्रो जहां तक समाजवादी सरकार में बनी थी, वहां से मेट्रो वापस आ जाती है, ये सरकार क्यों नहीं आगे बढ़ा पाई? वाराणसी का पूरा डीपीआर बनके तैयार था कि मेट्रो कैसे तैयार होगी, सब फाइनेंशियल क्लोजर्स वगैरह होने थे। इस सरकार ने क्यों वाराणसी की मेट्रो को ड्रॉप कर दिया? आगरा की पूरा का पूरा समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था, वही आज दिखाई दे रहा आगे बढ़ता हुआ। कानपुर का भी समाजवादी पार्टी की देन है, क्योंकि मैं खुद शिलान्यास में मौजूद था। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की पटिया लगी है, वहां के सांसद मुरली मनोहर जोशी जी की पटिया लगी है। क्या ये बीजेपी डिनाई करेगी इस बात को?
ये गजब है। अब मतलब कानपुर और वाराणसी के आगे के जो प्रोजेक्ट हैं उसका भी श्रेय अभी से ले लिया है, तो आगे क्या होगा? अब बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मैं श्रेय लेने की कोशिश। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप बीजेपी की मत मानिए, आप मेरी मत मानिए, बीजेपी की मत मानिए। अमूल तो सच बोलेगा, ठीक है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो उनके सबसे बड़े अधिकारी वो तो सच बोलेंगे। जब वो मुझसे मिले थे तो 3 जगह का तय हुआ था, भोगनीपुर का, लखनऊ का चकजरिया में दिया मैंने जमीन, 5 लाख लीटर का वो प्रोक्योरमेंट का प्लान लगाया अमूल का। 3rd वाराणसी की जगह मैंने दी थी कि नहीं दी थी? क्या उस समय सरकार के सामने आपने ये कहा था कि नहीं कहा था कि तीनों जगह? और आज भी आर्काइव में न्यूज पड़ी होंगी कि किन किन 3 जगह के लिए अमूल के प्लांट का लगने का फैसला लिया गया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, चुनाव करीब आ गया तब आप वाराणसी का लगा रहे हैं, आपने ये काम पहले क्यों नहीं शुरू किया? 4.5 साल लग गए आपको इसको केवल शिलान्यास करने के लिए, जबकि समाजवादी सरकार में 2 प्लांट लग करके तैयार हो गए। यहाँ पर मदर डेयरी का प्लांट समाजवादी सरकार का लगा हुआ है इटावा में। मुझे याद है शरद पवार जी ने दिया था नेताजी को, लेकिन बीच में जब सरकार आई तो रुक गया काम। ये बताइए, काम के आधार पर इस बार वोट पड़ेंगे क्या? मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि प्रदेश के लोग खुशहाली चाहते हैं, प्रदेश के लोग तरक्की चाहते हैं। कारोबार पे अगर बात होगी तो लोगों को उनका जीवन बदलेगा, उनके बीच में खुशहाली आएगी। आज नौजवान नौकरी रोजगार चाहता है, आज हर परिवार चाहता है उसके बच्चे या बेटे की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। आज महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो चाहती हैं कि वो सुरक्षित माहौल में निकलें। तो कम से कम आज बदलाव की बात हो रही है, लोग खुशहाली की तरफ वोट देना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि विकास को लेकर के जनता के बीच में जाएं। अभी भी हिंदुत्व का मुद्दा भी बहुत ज्यादा है और बीजेपी चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या हो, अब तो मथुरा भी, और खबर है कि मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने डिनाई नहीं किया है, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मांग कर दी है। तो अगर वो जाते हैं मथुरा से चुनाव लड़ने के लिए, फिर क्योंकि धर्म अगर कहीं हावी, 2014 के बाद से परिस्थितियां बदल गई हैं यहाँ की, तो इस बात का डर भी है कि धर्म अगर हावी हो जाएगा तो फिर सपा का क्या होगा? नहीं, सवाल धर्म का नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी के लोग पूजा पाठ नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश की जनता पूजा पाठ नहीं करती? मैं गरीब से गरीब परिवार में जाएं तो उनके घर में आपको कैलेंडर दिख जाएगा या कोई मूर्ति रखे होंगे। बीजेपी वाले आपसे पूछते हैं कि आपसे पूछा जाए उनकी परिवार नहीं, उनकी घर की परिवार की जो महिलाएं होती हैं किसी न किसी दिन व्रत रखती हैं। मैं जानता हूं कि मेरे घर में व्रत किस दिन रखा जाता है। हमारे नवरात्र के 9 दिन व्रत नहीं, मैं नवरात्र का व्रत रखता हूँ 9 दिन प्लस जो हमारी पत्नी डिम्पल है वो भी व्रत रखती हैं जब रखते, लेकिन हम उसका दिखावा और प्रचार नहीं कर रहे हैं कि आज हम व्रत रखे हुए ये प्रचार करें। नवरात्र इसलिए नहीं मैं रखता था क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नवरात्र व्रत रखें। हाँ। मैं पहले से व्रत रखता था। बीजेपी को जानना चाहिए कि मैं नवरात्र व्रत रखता। मैं किस जमाने से रख रहा हूँ, जिस समय कॉलेज डेज में था तब से मैं रख रहा हूँ व्रत। 9 दिन पूरे 9 दिन रखता हूँ मैं व्रत। इतनी पूजा पाठ करते हैं माता रानी की? पूजा पाठ करता हूँ और मैं मंदिर जाता हूँ, सब कुछ जाता हूँ, लेकिन सवाल ये है बीजेपी वाले बताएं उनके घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं व्रत? योगी जी बताएं उनके घर में व्रत रखता है कोई? गाय की सेवा करते हैं, गाय की सेवा की बात करते हैं। बताओ, गायों की जान जा रही, बांदा में जिंदा गायों को दफना दिया। बताइए, अभी जिस परिवार में मिल के आया कि क्योंकि जानवर सड़क पे आ गए उससे घबराहट हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश वो पहला इकलौता प्रदेश होगा जहां पर जानवर के टकराने से या जानवर के अटैक से लोगों की जान गई है। तो ये आखिरकार क्या सरकार कर रही है? सरकार पानी का इंतजाम नहीं कर पा रही है, सरकार इसी यमुना को साफ नहीं कर पा रही है। सरकार ने कहा कि माँ गंगा साफ होगी, क्या यमुना साफ हो गई? गंदी पड़ी है यमुना। यही लाइन सफारी तो कर रहे हैं कि हमने नदियों को साफ करने का, निर्मल बनाने का ये लाइन सफारी है। इसके अंदर ऑडिटोरियम था, ये रेस्टोरेंट था, ये रेस्ट हाउसेज हैं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि समाजवादी सरकार ने बनाया है इसलिए 4D थिएटर को नहीं चालू किया। क्या मुख्यमंत्री जानते हैं 4D थिएटर क्या है? क्या बीजेपी की सरकार जानती है 4D थिएटर क्यों नहीं चल रहा है? यहाँ पे रेस्टोरेंट होता तो लोग जाकर के बैठते, नाश्ता करते, खाते पीते, या फैमिली के साथ बैठ जाते, गेट टुगेदर होता, लोग आकर के बातचीत करते, कुछ समय अच्छा गुजारते। क्यों रोक दिया इस काम को? कोई जवाब नहीं किया। और इसका भी उद्घाटन, जबकि यहाँ पटिया पहले से लग चुकी है, उद्घाटन पहले से हो चुका था। तो कुछ जगहों को वो डेवलप तो कर रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अगर डेवलप हो गया, वहां पर लोग आएंगे, हाँ, लोग वहां पर आएंगे, दर्शन करेंगे, वहां के लोग भी होटल का व्यवसाय या अगर जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ेंगे तो वहां के लोगों को फायदा होगा इसका। वो उससे शिकायत नहीं है मुझे किसी काम से।
सवाल ये है कि दूसरे के काम को अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। और दूसरे कि ये कहना कि पुरानी सरकारें काम रोकती थी, मुझे अच्छी तरह याद है जो सहयोग कहा कि ये सहयोग समाजवादी सरकार से चाहिए, हर सहयोग देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। उस समय जो अधिकारी पोस्टेड रहे हों, क्योंकि आज अधिकारी कहीं ना कहीं है। प्रधानमंत्री जी की ओर से लेकिन मंच पे कहा गया था कि ये गलत बात है, ये गलत थे तो बात है। आपकी ओर से सपोर्ट नहीं मिलता था। मैं इस बात को भी थे। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक भी प्रोजेक्ट रोका हो। बीजेपी ये बताए कि कौन से प्रोजेक्ट में देरी की गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो भी केंद्र से योजना चलती थी उसको चलाने का काम समाजवादी लोग करते थे, और जो योजनाएं अगर उत्तर प्रदेश के हित की नहीं थी उसमें भी समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि वहां से निर्देश या ये कहें कि अपील आती थी कि उत्तर प्रदेश नहीं चालू कर रहा है, उसमें भी सहयोग समाजवादी सरकार ने किया है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। चूंकि आपके ऊपर गुंडाराज के वो बार बार आरोप लगाते हुए, और अभी हाल ही में अंबेडकर नगर में मेरी खुद मौजूदगी थी और जेपी नड्डा साहब जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा कि 15-16 आतंकवादी ऐसे थे जिनको छुड़ाने की कोशिश आपकी ओर से की गई थी आपकी सरकार में, और आप लोग वापस आएंगे तो गुंडाराज फिर से वापस आ जाएगा। देखिए, कोई सरकार किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ सकती है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहें कि सरकार छोड़ रही है या मैं छोड़ रहा हूं, कैसे संभव है? कोई भी सरकार किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ सकती है। हाँ, कोई सरकार झूठे केस किसी पे लगे होंगे उसकी सिफारिश कर सकती है, अंतोगत्वा कोर्ट को छोड़ना होता है, हम नहीं छोड़ सकते। क्या ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता? ये केवल झूठ फैला रहे हैं। वो कहते हैं कि गुंडागर्दी जो लोग करते थे उनको बचाने का काम आपकी सरकार की ओर से किया जाता है। ये केवल झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं माफिया है। हम इनसे कहते हैं कि 4.5 साल हो गए, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि अगर कोई माफिया है यूपी में तो उन माफियाओं की सूची कब जारी करेगी सरकार, और टॉप 10 माफियाओं की कम से कम सूची जारी करे सरकार। वो बुलडोजर चला तो रहे हैं हर जगह नहीं, लेकिन बुलडोजर चलाएं, जिनके ऊपर बुलडोजर चलना, क्या इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? और कोर्ट पे भरोसा नहीं क्या उनको? और जिस गृह राज्य मंत्री पर आरोप ये हैं कि उनके बेटे ने और उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों को कुचल दिया, तो ये सरकार का बुलडोजर लखीमपुर कब पहुंचेगा? मंत्री कब बर्खास्त होंगे? क्या ये जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? अभी तक अगर सरकार मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रही है या उनका इस्तीफा नहीं ले रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है? आप लोग इतना दबाव बना रहे हैं, संसद भी बाधित हो रहा है, संसद के बाहर सड़क पर भी हंगामा हो रहा है, लेकिन बीजेपी मंत्री जी के मुद्दे पर आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं सुन रही, इतर है। सरकार मनमानी चाहती है, और सरकार किस दिशा में क्या संदेश देना चाहती है मुझे नहीं पता। कहा जा रहा है कि अगर वो उनको बर्खास्त करेगी तो ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाएंगे। देखिए, तो जातिवादी है फिर भारतीय जनता पार्टी। अगर उनके मन में ऐसी बात है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई नहीं हो सकती। ये कानून से काम होगा। किसानों के कुचले गए हैं, कम से कम उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्या कोई उदाहरण है आपके पास? उदाहरण कब पेश करेंगे आप मंत्री को बर्खास्त करें? आप लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बात बड़ी बड़ी करते हैं, तो कब बर्खास्त करेंगे आप मंत्री को? वो अगर जातिवादी है तो जातियों को लेकर अलग अलग रैलियां आपकी ओर से भी तो की गई हैं। आपने भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए या अन्य पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए अलग अलग मंचों पर आप गए हैं। ये कई गठबंधन वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे पिछले चुनाव में। मेरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल गए थे उनको भी बाहर निकालें, और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं जो समाजवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश और देश को बचाना चाहते हैं, उन्हें साथ ले रहा हूं मैं। उनके संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कई ब्राह्मण नेताओं को भी आपने शामिल करवाया है और बढ़ चढ़ कर आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण आपके साथ हैं। तो जाति को लेकर तो समाजवादी पार्टी भी और आपके ऊपर तो जातिवाद के आरोप ही लगते रहे हैं। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जाति के आधार पे उनके यहाँ फैसले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, थाने में जात पूछ करके न्याय मिल रहा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हों, चाहे कोई सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बताइए जाति के आधार पे आप फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जाति के आधार पे और नौकरियां कई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरियां जाति के आधार पे दी गई हैं। किस जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है? आप गोरखपुर की नौकरियां निकालिए, किसको दी गई हैं? बांदा में नौकरियां किसको दी गई हैं? क्या उसमें जाति के आधार पे फैसले नहीं हुए? हाँ, मुझे याद है कि समाजवादी सरकार पर ये आरोप लगते थे कि समाजवादी सरकार में जात के आधार पे काम हो रहा है। आज बताएं कि किस आधार पे हो रहा है, जबकि समाजवादी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था।
पिछड़े वोट बैंक में भी सेंध लगाया था बीजेपी ने पिछली बार। आप लोग उस पर लगातार दावा करते रहे हैं पिछड़ों के नेता के तौर पर, तो इस बार भी स्थिति क्या आपको नजर आ रही है? देखिए, जो पिछड़ा है और जो दलित है, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने देख लिया, और खासकर अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के लोग भी, हर समाज के लेकर के धोखा दिया है सरकार ने। और इस सरकार ने ये कहा था, मुझे याद है, कि सबको नौकरी मिलेगी, सबको हक मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, लेकिन जैसे ही सरकार में आए ये हर वर्ग के लोगों को भूल गए हैं। आज हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ खड़े हैं, हर वर्ग के लोग इन्हें हटाना चाहते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी के सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लेकर के उनका मतभेद हुआ। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्हें जब सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात की, अब तो वो आपके साथ आ गए हैं। और निषाद पार्टी इसीलिए वो आए हैं। हाँ। क्योंकि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट वो चाहते थे कि जारी हो, लेकिन सामाजिक न्याय की रिपोर्ट अभी तक जनता के बीच में नहीं लागू नहीं हुई ना। उन्होंने, सरकार ने बताया कि आखिरकार सामाजिक न्याय की रिपोर्ट में क्या था। दूसरा, अगर संजय निषाद हैं, नाराज हैं, तो क्या वजह थी संजय क्यों नाराज कहा है कि आइए आप इधर हमारे पाले में, तो आप भी बुला रहे हैं उनको? नहीं, मैं नहीं बुला रहा हूँ। अगर उनको भरोसा है समाजवादी नीतियों पर, हाँ, और उनके समाज को अगर भरोसा है कि समाजवादी नीतियों से ही संविधान बच सकता है, मैंने तो खुले मन से कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले अम्बेडकरवादी लोग और समाजवादी लोग मिलकर के बदलाव लाने का काम करें। हम तो इस बात को नहीं, मतलब आप निमंत्रित तो कर रहे हैं ना संजय निषाद जी को कि आप आइए, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप आमंत्रित कर रहे हैं उनको। देखिए, वो हमारे साथ भी थे। हाँ। और क्यों चले गए वो कारण मुझे नहीं पता। अब वो क्योंकि बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी जाति को और उनके साथ साथ 17 जातियों को भी न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हमारा थोड़ा डिफरेंस है उस पर। हम ये चाहते हैं कि जब देश में हजारों करोड़ रुपए लगा करके, पिछली बार भी सेंसस हुआ था, हजारों करोड़ रुपए लगाए गए थे सेंसस पे, इस बार भी हजारों करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना भी हो, और जाति जनगणना हो करके जातियों के हिसाब से सबको अधिकार और सम्मान मिल जाए, उनकी भागीदारी उसी हिसाब से सुनिश्चित हो जाए। क्या ये संजय निषाद जी चाहेंगे? क्या? लेकिन निषाद समाज चाहता है, वो चाहे ना चाहे, लेकिन देश का और प्रदेश का निषाद समाज हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़े हो, सब ये चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो हम जाति जनगणना के पक्ष में। सरकार ने उसके लिए मना कर दिया, हमारे साथ खड़ा है। अच्छा, निषाद समाज खड़ा होगा साथ। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ कुछ और मुद्दों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर बोलने से आप बचते हैं। अमित शाह जी कल से ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां और जनसभाएं करने वाले हैं। तो बीजेपी के जब बड़े बड़े दिग्गज आ जाएंगे और पूरी फोर्स आकर यहाँ पर ताकत झोंक देगी, फिर तो आपके लिए थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। देखिए, ये सब घबराहट में आ रहे हैं, और मैंने कई बार कहा है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी। इनके लीडर्स उत्तर प्रदेश भागते हुए आएंगे। ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कौन कौन से फैसले, योजनाएं ली हैं। क्या महंगाई नहीं बढ़ाई? क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार से वंचित नहीं कर दिया गया? अब तो तेल देना भी शुरू कर दिया है सरसों का। लेकिन हम ये कहते हैं फ्री अनाज दीजिए, अच्छी बात है। समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट मिल रहा था, उस समय हम लोग घी भी दे रहे थे, सरसों का तेल 2 लीटर दे रहे थे, मिल्क पाउडर 1 किलो दे रहे थे। ये अनाज या राशन जो देने का काम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नवंबर तक देना चाहती थी पहले। अब ये कह रहे हैं मार्च तक देंगे। तो क्या मार्च के बाद गरीब कैसे खाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि मार्च के बाद गरीब कैसे राशन पाएगा, कैसे गरीब खाएगा? अगर कोई इंतजाम करना पड़ेगा समाजवादी सरकार को, तो गरीबों को पौष्टिक आहार, जैसे पहले घी, तेल और मिल्क पाउडर देते थे, अगर गरीबों को देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, हम उनको देंगे। प्रधानमंत्री पर आप कुछ बोलते नहीं है, सवाल कितना भी पूछ ले जाओ, लेकिन पीएम पर आप एकदम, उन्होंने ही लाल टोपी के मामले को सामने रखा था। प्रधानमंत्री जी ये जानते हैं कि बिना यूपी के वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, और आज जो धोखा मिला यूपी को, आप देश की सभी योजनाएं देख लीजिए, यूपी के साथ भेदभाव नहीं हुआ क्या? क्या यूपी के नौजवानों को पुलिस भर्ती में नहीं जाना चाहिए था, फौज की भर्ती में नहीं जाना चाहिए था? क्यों फौज की भर्ती नहीं हो पाई यहाँ पर?
क्या उत्तर प्रदेश को विशेष अवसर क्यों नहीं दिए गए? आप अगर बजट मिला करके देख लेंगे, आप कोई बजट उठा करके देख लीजिए, NHAI का बजट देखिए, हालांकि मंत्री गडकरी जी आए थे, कांग्रेस की सरकार के समय से लेकर के ये बताएं कि इनकी सरकार में क्या उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा बजट मिला है? अभी दिल्ली से लेकर के मुंबई तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप यूपी को एक्सप्रेसवे क्यों नहीं जोड़ रहे हो, जिसने सरकार बनाई केंद्र की? आपका एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया मां गंगा का, गंगा के नाम पर, हालांकि मां गंगा का नाम नहीं रखा। अगर समाजवादी सरकार होती तो उसका नाम मां गंगा होता, और वो भी बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का प्रोजेक्ट को चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो मतलब लेकिन सपा की भी बात कर रहे हैं, आप बसपा बहन जी की पार्टी का भी यहाँ पे ये सच है, जो सच्चाई है वो तो बोलना ही पड़ेगा मुझे। मतलब जो गंगा का अभी का प्रोजेक्ट है, समाजवादी सरकार आई तो नाम बदल के मां गंगा कर दिया जाएगा। और दूसरा ये प्रोजेक्ट, आप यही कह रहे हैं हाँ, ना ये अभी? और दूसरा प्रोजेक्ट ये बीजेपी, जब इन्होंने इतने नाम बदले हैं, सबका नाम बदल दिया। यहाँ पर पटिया अपनी लगा दी, जो जिसका कोई लेना देना नहीं था सरकार से। तो अगर नाम इन्होंने इतने बदले हैं, तो गंगा एक्सप्रेस जो बन रहा है वो गंगा एक्सप्रेस भी अच्छा नहीं लग रहा। मां गंगा एक्सप्रेस होगा तो अच्छा लगेगा, तो इसका नाम भी समाजवादी सरकार में बदला जाएगा। दूसरा, ये प्रोजेक्ट सपा का चोरी नहीं किया, ये बहुजन समाज पार्टी का चोरी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस बात को बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है। कोशिश मैं चाहूंगी उतर के हम लोग थोड़ी दूर और आगे चलें। ये बसपा का भी बहुत पक्ष रख रहे हैं आप, मतलब बुआ का प्रेम अभी भी अखिलेश यादव के अंदर दिल में जिंदा है, 2019 वाला। जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो गंगा प्रोजेक्ट था, जो एक्सप्रेसवे बनना था, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय का प्रोजेक्ट है, उसी का इन्होंने उद्घाटन किया है। आखिरी बार मायावती जी से आपकी बात कब हुई थी? अभी तो वो चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रही हैं। अब मेरी बात नहीं हुई, इधर बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई है। उनका चुनाव में उस तरह से सक्रिय नहीं रहना वो आपको फायदा कर रहा है? मैं तो अम्बेडकरवादियों से, और जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी का सहयोग और मदद करें। बहन जी मैदान में नहीं है, उसका फायदा मिल रहा है आपको? मैं ये बात नहीं कहूंगा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोशिश कर रही है कि उनके भी ज्यादा विधायक जीते, लेकिन अभी दिखाई नहीं दी है, न रैलियों में न किसी बड़े सभाओं में। उनका काम करने का तरीका अलग है, समाजवादियों का काम करने का तरीका अलग है। समाजवादी पार्टी लगातार फील्ड में रहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि फील्ड में रह करके जनता का सहयोग और जनता से सीधी अपील करें हम, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे साथ फिर ले आएंगे आप? वो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता में जो आक्रोश है, आज मुझे खबर सुनने को मिल रही है कि जो रथ चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि समाजवादी पार्टी का एक रथ है, एक रथ भारी है 6 रथों पर, और वो 6 रथ में कई रथों का विरोध हो रहा है, जनता विरोध कर रही है। विश्वास यात्रा है उनकी, जन विश्वास यात्रा है, जन ही नहीं चाहते हैं, जन कोई भरोसा नहीं उन पर। उनके रथ को भी लेकर आपने निशाना साध लिया। मतलब अगर आपके जितना हाईटेक नहीं है तो आप कह देंगे कि वो चाउमीन वाले जो लगाते हैं अपनी दुकानें उस तरह के रथ, मतलब इस तरह की बातें उनके रथ के लिए आप बोल रहे हैं। अच्छा, वो क्या कमी छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए कहने के लिए? क्या हमारी पार्टी गुंडा पार्टी है? कैसा है रथ उनका? नहीं, क्या हम गुंडे हैं क्या? क्यों कहते हैं ये हमारी पार्टी को गुंडा पार्टी? आप उनके स्टेटमेंट देखिए, हर एक में कहते हैं ये अपराधी हैं। तो मैं कहता हूँ माफिया की सूची क्यों नहीं बता रहे हो? जौनपुर का माफिया कौन है, चंदौली का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, भदोही का माफिया कौन है? भारतीय जनता पार्टी कब बताएगी? उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनका रथ कैसा है? जो रथ बना है उनका जुगाड़ का रथ है, वो बहुत जल्दी जुगाड़ में जाने कहां से रंग पुता करके ले आए। क्योंकि अगर आप दूर से देखें तो शहरों में जो खाने के ट्रक लगते हैं उस जैसा दिख रहा है मुझे। आपकी जितना हाईटेक नहीं है? नहीं, सवाल हाईटेक का नहीं है। जब रथ बनाए, क्योंकि मैं खुद रथ पे चला हूँ और उत्तर प्रदेश में 3 बार मैं रथ चला रहा हूँ इतने बड़े पैमाने पे, तो मैं जानता हूँ कि अगर एक बस को रथ का रूप दिया जाए तो क्या क्या कमी है, क्या क्या आपको उसमें होना चाहिए। बीजेपी कहती है रथ भी तो हमारा ही लेकर आए ना, रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली थी, उसके बाद आपको लगा कि रथ पर सवार होकर बीजेपी यहाँ पहुंच गई, तो साइकिल को अब आपने रखा है साइड में और रथ पर सवार होकर हर जगह जा रहे हैं। मुझे याद है कि नेताजी ने क्रांति रथ चलाया था, और आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव जी ने सबसे पहले चलाया था, देवीलाल जी ने रथ चलाया था। तो जब एनटी रामाराव जी ने चलाया, देवीलाल जी ने हरियाणा में चलाया, उन दोनों ने अपनी सरकार बनाई, तो नेताजी ने भी क्रांति रथ चलाया था यूपी में, उसके बाद सरकार बनी। उसके बाद मैंने भी एक बार रथ चलाया, तब सरकार बनी। तो मुझे पता है जब जब रथ चलता है तब आपकी सरकार बन जाती है। पिछली बार रथ नहीं चल पाए इसलिए सरकार नहीं बनी। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से रथ के साथ जन समर्थन दिखाई दे रहा है, कल मैनपुरी और एटा का कार्यक्रम था, 2 दिन की तैयारी थी, आम लोग अपने साधनों से आए,
अपने संसाधनों से आए, किसी को कुछ इंतजाम नहीं करना पड़ा सरकार को। जनता अपने आप आ रही है समर्थन देने के लिए और जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और वहीं देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की रैलियां, लेखपाल से लेकर के डीएम लगे हुए इंतजाम में, पुलिस कप्तान लगे हुए हैं, तमाम अधिकारी। भीड़ तो उनकी भी रैलियों में आ रही है, लेकिन वो भीड़ वो है सरकारी भीड़ है, वो सरकारी रैलियां हैं। और आपकी ये जनता की रैली है। जनता अपने आप आ रही है, अपने संसाधन से आ रही है। हमने कहीं बस का इंतजाम नहीं किया कि पार्टी फंड्स दे। यहाँ पूरा प्रशासन लगा हुआ है। अभी महिलाओं का कार्यक्रम था, कल था हालांकि प्रधानमंत्री जी प्रयागराज का। में हाँ, पूरे प्रदेश की महिलाओं को लेकर के गए। उसमें 50% महिलाएं सो रही थी क्योंकि दूर दूर से चल के आ रही थी बेचारी। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयागराज में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो है। क्या जरूरत थी उतने बड़े की? आप योजनाएं चलाएं। आपने विद्याधन रोक दिया, समाज सरकार में 30,000 रुपए बेटियों को मिलता था। महिलाओं, हमारी माताओं को हम 500 रुपए महीना देते थे, आपने वो रोक दिया। 1090 सिक्योरिटी को लेकर के उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट योजना चल रही थी यूपी में, वो आपने रोक दी। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सबसे ज्यादा लड़कियों को मिला। तो ये तमाम काम सीधे पैसे भी तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी रैलियों के जरिए। कर देखिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं उतने बड़े मंच से की गई, पूरी की पूरी महिलाओं को लेकर प्रियंका गांधी भी हैं, वो भी हैं। समाजवादी पार्टी उस तरह से महिलाओं के कार्यक्रम कहीं आपके नजर नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, हाँ, तो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए 500 रुपया महीना डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता था। वो योजना रोक दी गई तो महिलाएं नाराज हैं उसको लेकर के। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी तो मैनिफेस्टो में हमें उनके लिए विशेष अगर देना पड़ेगा तो विशेष दे करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। हमारी सरकार में कन्या विद्याधन चलता था, 30,000 रुपए हम बेटियों को देते थे, वो रोक दिया। शादियों में अगर किसी ने पैसा बढ़ाया तो समाज सरकार ने बढ़ाया था। वो अब कितने लोगों को दे रहे हैं, सवाल ये है कि कितना बजट बढ़ाया इन्होंने, तो बजट को कम कर दिया। एक चीज और है, प्रियंका गांधी महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर पेगासस से जुड़ते हुए आपका समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ की यूपी वाली भले ही संघवाद फोटोग्राफ पर लेकर इस तरह की टिप्पणी करती हो, लेकिन राहुल और प्रियंका सीधे कुछ बोलने से बचते हैं। तो 2017 वाली भावनाएं अभी भी जुड़ रही हैं क्या? नहीं, कांग्रेस से कोई समझौता समाजवादी पार्टी का नहीं होने जा रहा है। और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अपना किसी भी राष्ट्रीय दल से गठबंधन नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी से और कांग्रेस से पहले भी गठबंधन था, अनुभव ठीक नहीं रहा। इस बार समाजवादी पार्टी बड़े दलों से गठबंधन नहीं करने जा रही है। प्रियंका की राजनीति को कैसे देख रहे हैं यूपी में? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, बहुत देश की पुरानी पार्टी है। बच रहे हैं आप? नहीं, मैं बच इसलिए भी नहीं रहा कि अगर वो आपकी प्रतिद्वंदी है तो क्यों बचने की जरूरत है कि मुझे कुछ नहीं कहना प्रियंका गांधी के बारे इसलिए में? नहीं कहना कि लड़ाई में कांग्रेस है ही नहीं, कहीं नहीं है, कहीं लड़ाई में नहीं है। और केवल उनकी नजर है कि कुछ वोट उन्हें मिल जाए, इसीलिए वो जो फोटो ट्वीट की गई, बीजेपी ने फोटो ट्वीट बाद में की है, कांग्रेस ने पहले की। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई कि तमाम लोग उसमें आए थे, बड़े बड़े नेता उसमें और भी आए थे। क्या किसी के कार्यक्रम की आप तस्वीर इस तरह कर देंगे आप ट्वीट? गलत किया उन्होंने ये कह के कि नहीं, उनकी नजर चुनाव पे, उनकी नजर है वोट पर। वो केवल भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है उस तरह का काम कांग्रेस कर रही है कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, केवल बदनाम करने के लिए। और नेताजी बड़े लीडर हैं। नेताजी ये भूल गए ये लोग कि नेताजी ने उनकी सरकार बनवाई है। मुझे याद है जब मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और मैं मुख्यमंत्री बना था, मैं उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि आपके ही सहयोग से हम लोग की सरकार चल रही है। क्या वो दिन भूल गए कांग्रेस के लोग? और अगर जांच नेताजी पे किसी ने की तो कांग्रेस ने जांच की थी। आज जो सीबीआई समाजवादी पार्टी पर है या नेताजी हमारे परिवार पे, किसने किया था? कांग्रेस के लोगों ने किया था। और जिसने नहीं, और जो व्यक्ति जिसने पीआईएल की थी वो कांग्रेस पार्टी का नेता है। कांग्रेस के लोग उसकी मदद करते थे, हालांकि एक स्वर्गीय हो गए, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। वो पूरा संरक्षण उनका था, पूरी दिल्ली जानती है, पूरे कांग्रेस की लीडर जानते हैं कि जिसने पीआईएल नेताजी पर हमारे ऊपर की थी वो कांग्रेस के संरक्षण में कांग्रेस के लोग उनको फाइनेंशियल मदद करते थे, कांग्रेस के लोग मदद करते थे। तो उसी कांग्रेस के साथ तो आप चले गए ना 2017 में, फिर यूपी के लड़के पोस्टर्स भी लग गए, बैनर भी लग गए, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई हो गई थी उस समय। नहीं, बड़ी लड़ाई थी 2017 में। आपने गलती की कांग्रेस के साथ? गलती नहीं की, मैं एक बड़ी लड़ाई थी। और वो उस समय परिस्थितियां ये थी कि मुझे लगा कि मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो एक जनता का समर्थन मिलेगा। लेकिन जो गठबंधन किया उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, खारिज कर दिया।
हाँ, जनता ने तो उससे स्वीकार नहीं आपने किया। सबक सीखा, इस वजह से इस बार कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है इसीलिए सपा क्योंकि के साथ। पिछले चुनाव में जो सहयोग और जिस तरह का जनता का समर्थन मिलना चाहिए था, कांग्रेस के साथ जाने से मुझे समर्थन नहीं मिला, इसलिए अनुभव ठीक नहीं रहा। इसीलिए कांग्रेस के साथ इस बार गठबंधन समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। ठीक है, अभी ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने लंबी चौड़ी पूछताछ की है। जया बच्चन जी से इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यूपी हार रहे हैं। तो यूपी का कुछ कनेक्शन है क्या ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ? देखिए, ये बदनाम करने के लिए और अगर कोई जांच करनी थी तो चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई? ये जो एजेंसीज हैं, क्या ये पहले एजेंसीज नहीं जांच कर सकती थी? क्या नोटिस नहीं भेज सकते थे? इन्होंने नोटिस चुनाव क्यों से नहीं भेजे? कनेक्शन है ऐश्वर्या से जो पूछताछ चली है, आप सीधे तौर पर तो यही बोल रहे हैं। देखिए, जया क्योंकि बच्चन ने अगर जो बातें कही। जया बच्चन जी ने कहा है कि हाँ यूपी के चुनाव को लेकर के कनेक्शन है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जया बच्चन जी ने कहा होगा, ठीक ही कहा है उन्होंने। इस और वजह फिर से ऐश्वर्या से पूछताछ की जा रही है। सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार किसी को भी परेशान करने के लिए कभी भी ये इन एजेंसीज को भेजा जा सकता है। क्या उन्होंने मेरे ऑफिस में जो चाय का इंतजाम करता है, जो औरों के वर्कर्स को लेकर के जिनकी मदद करने का या इलाज कराने का काम करता है, हर पॉलिटिकल नेता के पास ऐसे कई लोग ऑफिस में काम करते हैं कि जो समय आने पर कि कोई वर्कर है जिसका इलाज कराना है, वो लोग बोल रहे हैं रूटीन का काम है। इस पर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? चोर नहीं, की दाढ़ी रूटीन में का काम तिनका, था। चोर की ये दाढ़ी बोल में- रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि गोरखपुर में दुकानें जो गिराई गई, उस जमीन पर मुआवजा कितना उठाया है मुख्यमंत्री जी ने? और मुख्यमंत्री जी ये बताएं, कहाँ की दुकानें? वहां पर मंदिर के परिसर के आसपास दुकानें थी, सड़क चौड़ी होने के लिए। उसका तो आप वाहवाही लूट रहे हैं कि सड़क चौड़ी करने के लिए हमने दुकानें गिरवा दी। क्या आपने मुआवजा नहीं लिया? सरकार ये बताए कि मुआवजा कितना लिया है। मुख्यमंत्री जी बताएं उन दुकानों को गिराने के बाद जमीन का मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने कितना लिया है? और जो यूनिवर्सिटी बनी है, क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या वो वेटलैंड नहीं थी, वो तालाब नहीं था? क्या जबरदस्ती वहां पर किसानों से नहीं लिखवाई गई जमीन यूनिवर्सिटी को लेकर के? ये सच्चाई कौन बताएगा? ठीक है। क्यों? और क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में काम करता है, समाजवादी पार्टी का रथ ना चले, लोग परेशानी में चले जाएं, बदनामी हो जनता के बीच में, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये छापा और इस तरह का काम किया है। ठीक है, मेरे दो जल्दी अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी दौर में है, इसलिए पूछ लेती हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 19% वाले यूपी वाले आबादी में आखिर मुख्यमंत्री मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? और वो अपनी पार्टी को जोर शोर से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, यूपी में क्या करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके दल से समाजवादी पार्टी का कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है। और जहां तक अल्पसंख्यक खासकर मुख्यमंत्री का दांव चल रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों के बीच में काम करने की बात है, समाजवादी पार्टी और देश की जितनी भी योजनाएं, उनको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से लागू करने का काम समाजी सरकार में होगा। ठीक है। इधर दूसरी तरफ चूंकि हम आप ही के गढ़ में हैं और मुझसे बातचीत करते समय आपके चाचा की ओर से कहा गया कि अब अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं, तो शिवपाल यादव जी के ऊपर 5 सालों के बाद कौन सा जादू किया आपने, जिसके बाद अब नेताजी के बाद, मुलायम सिंह यादव के बाद वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही हमारे नेता है? मुझे खुशी है इस बात की कि चाचा अब साथ आ गए हैं और उनका दल और उनके दल के नेता समर्थन दे रहे हैं। चाचा से दिल मिले आपके? क्योंकि चाचा हैं और उनका कभी भी अगर सम्मान करने का आमना सामना हुआ होगा तो मैंने सम्मान उसी तरह दिया जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा ट्रेनिंग उन्होंने ही दी है आपको? जी ठीक बात है, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, नेताजी के अलावा और परिवार के सदस्य हैं वो देखते थे और चाचा देखते थे कि पढ़ाई में कोई कमी तो नहीं है, या जब मिलने जाना पड़ता था हॉस्टल में तो वही लोग आते थे। लेकिन सवाल वो नहीं था, सवाल कितनी उस सीटें समय दे रहे हैं आप थी। शिवपाल जी की पार्टी को? मैंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। अपने साइकिल चुनाव चिन्ह से?
नहीं, मैंने उनका कहा कि दल है, और जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को मैंने कहा है कि आप अपने सिंबल पे लड़ना चाहें तो अपने सिंबल पे लड़िए, और अगर आपका प्रत्याशी हमारे सिंबल पे लड़ना चाहता है तो हम अपने सिंबल पे भी लड़ा देंगे। अभी इनका चुनाव चिन्ह स्थायी नहीं है, तो अभी तय नहीं किया है हम लोगों ने कि सिंबल क्या होगा, लेकिन ये चॉइस मैंने क्षेत्रीय दलों के साथ रखी है कि अगर क्षेत्रीय दल चाहेंगे तो हमारे सिंबल पे भी लड़ने, और चाहें तो वो अपने सिंबल पे भी लड़ लें। कितनी सीटें देंगे उनके लोगों को? उन्होंने कहा हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को बस ये टिकट दे दें। मैं जो परिस्थितियों के हिसाब से समीकरण में जो जीतने वाले होगा उस पर विचार करूंगा। अभी कोई विचार नहीं है उस पर? नहीं, विचार किया है। शिवपाल जी से ये नहीं कहा कि क्यों अलग पार्टी है अब आपकी, आ जाइए समाजवादी पार्टी में, ऐसी कोई बातचीत नहीं? क्योंकि ये बात जरूर हुई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि किसी पार्टी का विलय नहीं करूंगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल हैं, उनकी एक अपनी पहचान है, उनका एक संगठन है, उन संगठन के लोगों को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। विलय का मतलब ये होता है कि जो संगठन में दूसरे में, उस संगठन को भी साथ लेना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का अगर संगठन है तो संगठन को मैंने नहीं छुआ। अगर उनका चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हो पाता है स्थायी तौर पर, तो सारे लोग उनके साइकिल पर ही, खुद शिवपाल यादव जी भी साइकिल चुनाव चिन्ह से मैं इस बात पे नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि जो चाहेंगे वो सिंबल, उस सिंबल पे वो चुनाव लड़ें। और क्षेत्रीय दल अगर आप चाहते हैं कि अपने सिंबल पे लड़ें चुनाव, तो मैंने कहा अपने चुनाव सिंबल पे लड़िए। अगर क्षेत्रीय दल चाहेंगे कि हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ें, पार्टी के सिंबल पे लड़ें, तो मैं पार्टी के सिंबल पे लड़ाऊंगा। जयंत चौधरी जी को कितनी सीटें दी, उसको लेकर अलग अलग कयास चल रहे हैं, कितनी सीटें दे दी? जैन जी से जो बात हुई, जब सीटें लगभग फाइनल हो गई, उसके बाद ही गठबंधन तय किया। कितनी सीटें फाइनल हुई हैं? अब कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज, मतलब हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज देंगे ना? मैं ब्रेकिंग न्यूज यही है कि मैं सम्मान के साथ उनको सीटें दी हैं। ये तो बात आप और जब लोग गठबंधन की सीटें देखेंगे तो सब महसूस करेंगे कि हाँ, ठीक तरीके से सम्मान देकर के उनको साथ लिया। छोटे छोटे दलों के साथ जितने लोगों का आपका गठबंधन था, आप खत्म हो गया। हाँ, मेरी शिवपाल जी के साथ ही आपका आखिरी पेंच फंसा हुआ था, वो भी क्योंकि जिन दलों से मैंने गठबंधन किया है, उन दलों से पहले सीटों को लेकर के बातचीत की, क्योंकि हर दल सीट ज्यादा चाहता है। मेरी कोशिश थी कि सीट वही मिले जो जीत सकें वो लोग। तो जब सीट पर लगभग बात तय हो गई है, उसके बाद ही गठबंधन अनाउंस किसी भी दल के साथ किया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक दो सवाल आखिरी का ले लेते हैं। आपका पारिवारिक सैफई, इटावा, यहीं पर आपका जन्म हुआ, यहीं पर आपने पढ़ाई लिखाई की और यहीं पर आपकी शादी हुई। तो अखिलेश जी को जब भी वक्त मिलता है खाली समय में, वो तुरंत यहाँ पर भागते दौड़ते हुए चले आते हैं अपने लोगों के बीच में। कितना समय गुजारते हैं आप यहाँ? इधर मैं कम वक्त दे पा रहा हूँ इलेक्शन की। हाँ, लेकिन मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि अगर मुझे कहीं सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा तो मुझे सैफई में, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया देख ली, सब कुछ घूम लिया मैंने। क्या वजह है? जहाँ अपने लोग हैं, जहाँ जन्म लिया, उससे जगह क्या अच्छी हो सकती है। और फिर जो शौक पूरा करना है, मान लीजिए लोग कहेंगे कि लखनऊ में फार्म बनाओ, अरे मैंने कहा पूरा सैफई हमारा फार्म है। जहाँ खेत इतने हैं तो क्यों फार्म बनाएं, और अगर फार्म हाउस बना लें तो पता लगा कि आईटी, सीबीआई और ईडी पीछे घूम रही है, तो कम से कम सैफई में जो अपने खेत हैं वही हमारा फार्म है। हाँ, मुझे पेड़ लगाने का शौक है, और क्वालिटी प्लांटेशन मैंने कई बार की, सरकार में रहा तब भी की। और मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय सबसे ज्यादा ग्रीन कवर यूपी का बढ़ा तो समाजवादी सरकार में बढ़ा। और अगर लगाव नहीं होता नेचर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, तो शायद इतनी बड़ी चीज में न क्रिएट कर पाता। अच्छा, आपको समय मिल पाता है? आप स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि रखते हैं, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, और इसके अलावा दूसरे, तो अभी तो समय नहीं मिल पाता होगा, या यहाँ पर समय निकाल के थोड़ा बहुत चले जाते हैं आप बैडमिंटन खेलने? नहीं, इस समय मेरे पास नहीं है समय। और बैडमिंटन तब मैं खेलता था जब मेरे पास मुख्यमंत्री आवास था, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास सबको छोड़ना पड़ा। और वो कहानी लंबी है कि कुछ अधिकारियों ने मिलकर के उसमें भी कहानी बनाई कि मैं क्या क्या ले गया। वो तो आज भी होता है आपके साथ, क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि अब सच बताइए कि क्यों होता है? जब भी आपके कोई ट्वीट हुए या कुछ भी, तो विरोधी दल आ जाते हैं आपको, कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे। वो पेड लोग हैं। ये नया जमाना है पॉलिटिक्स का। कि अगर वो नया जमाना इसलिए पॉलिटिक्स का है कि बीजेपी ने जानबूझ करके बदनाम करने के लिए एक न्यूज़पेपर के मालिक को साथ लिया, 2 अधिकारी थे जिन्होंने उसके अंदर फोन किया। सभी पत्रकारों को सुबह फोन गए हैं कि जाइए, और वो उनका घर खाली हुआ है उसमें देखिए जाकर के। कई जगह उन्होंने यही कहानी बनाई और जानबूझ करके कहानी बनाई। क्यों लेकर गए टोटी? नहीं, मैं नहीं लेके गया। अखिलेश जी को क्या जरूरत है टोटी लेकर जाने की? अच्छा, वो तो ये क्योंकि बीजेपी ने यही कहा कि जो आप कह रहे हैं लेके गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आवास में चिलम निकलेगी। अगर आज कोई चेक कर ले तो वहां चिलम निकलेगी।
ये कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर वो हमारे यहाँ टोटी निकाल रहे हैं तो चिलम भी वहां निकलेगी। सवाल ये है कि अधिकारियों को ये खेल नहीं खेलना चाहिए, और किसी पत्रकार और बड़ी घराने को जिसका अखबार चलता हो उसको ये खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सरकार आती जाती है और मैं जानता हूं वो घराना कौन है। नेताजी को भी धोखा दिया उस घराने ने, धोखा हमें भी दिया उस घराने ने। और अमर सिंह जी नहीं है आज अंकल यहाँ पर, वो कहते थे बहुत धोखेबाज परिवार है। वो लोगों ने सबसे पहले मेरी खबर चलवाई, और एक अधिकारी सीएम ऑफिस में। तो आप क्यों नहीं बताते कि वो गलत बात है और इस तरह की बातें नहीं हुई? मैंने उस समय भी कहा, उसमें मैं उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट था उस समय, मैं एक लॉन में खेलता था, और जब से मैं लॉकडाउन हुआ और उस घर से बाहर गया जहां मैं रहा, मुझे लॉन टेनिस खेलने का मौका मिला। इसलिए मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूं कि मेरा खेल बदल गया। जब मैं अपने घर में रह रहा था तो बैडमिंटन खेल रहा था, उन्होंने जबरदस्ती जो कहानियां बनाई और सुप्रीम कोर्ट के बाद मुझे घर छोड़ना पड़ा, तो कम से कम उनकी वजह से मैं लॉन टेनिस खेलना सीख गया। तो कम से कम एक जीवन में खेल में नहीं खेलना जानता था, लॉन टेनिस, वो भी मैंने सीख लिया। वो बीजेपी को श्रेय दे रहे हैं। मैं बीजेपी को इसका धन्यवाद देता हूँ। चले ठीक है, एक बार फिर से मैं पूछूंगी कितनी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अभी एक खबर है कि मंत्री हैं बलदेव सिंह जी, उनकी ओर से कहा गया है कि जो मुसलमान होते हैं उनका काम ही बच्चे पैदा करना है। तो उनके इस बयान को और बीजेपी के कई नेता जालीदार टोपी, लाल टोपी आपने जो पहन रखी है, इसको अपराधियों या इस तरह से जोड़ के इस तरह की बातें करते हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है चुनाव उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का इससे भी ज्यादा स्तर गिरेगा चुनाव में, और न जाने कैसे कैसे आरोप वो लगाएंगे। लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश जहां आगे बढ़े, बिना यूपी के आगे नहीं बढ़ सकता। यूपी जहां आबादी का बड़ा प्रदेश है, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान हैं। यूपी में जहां एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, और ये नहीं है कि कौन सरकार बना रही, सवाल ये कि समाजवादियों ने भी बनाए। पहला जो मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल और स्टेट की दोनों योजनाओं को मिलकर के हुआ था, पहला शिलान्यास, जिसका आज ये शिलान्यास भी कर रहे हैं, और कईयों का शिलान्यास कर रहे हैं, कईयों का जो समाजवादी पार्टी ने शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन कर रही है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने का पहला फैसला लिया गया था समाजवादी सरकार में, और उसका पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस समय समाजवादी सरकार थी। तो मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने मिलकर के पहला मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनी मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का, हम दोनों ने मिलकर किया। ठीक है, आखिरी सवाल, साइकिल दौड़ेगी इस बार? सरकार बन रही है, की रफ्तार इतनी होगी कि आप देखेंगे कि जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें हरा देगा। अब जो दावे अखिलेश यादव की ओर से किए जा रहे हैं, इनके दावों में कितना दम है ये तो देखना होगा, लेकिन यकीनन जिस तरह से ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सभाओं में उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, भारी भीड़ वहां पर उमड़ रही है, और यकीनन भीड़ देखकर ये गदगद है, और इनका ये कहना है कि 22 में बाइसिकल। लेकिन कर लेते हैं थोड़ा सा इंतजार, 22 में बाइसिकल कितनी दौड़ती है। फिलहाल के लिए इटावा लायन सफारी से हमें दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, इटावा आज तक।